हेलो क्लास 9th, वेलकम टू जनित गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमारा सिलेबस कंप्लीट है एंड जो हमारे अभी तक PYQs की सीरीज चल रही है उसी में ये एक लेक्चर है। बट ये वाला जो लेक्चर है ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 इज Which of the following changes is are exothermic? इसमें से कौन सा चेंज ऐसा है जो एक्सोथर्मिक है, ये बताना है आपको। कौन सा चेंज एक्सोथर्मिक है, बट उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहां से हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, हीट रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइम जब हीट रिलीज होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, सॉलिड से लिक्विड बनना है ना, यही है। सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए किसकी एनर्जी ज्यादा है बताओ? इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है ना। अगर सॉलिड की एनर्जी कम है और उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है, मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कहीं ना कहीं से, राइट? वो क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो ये तो एंडोथर्मिक हो गया। सो दिस इज एंडोथर्मिक, ये हमारा बन जाएगा एंडोथर्मिक। फिर है लिक्विड से गैस बनाना, ठीक है। फिर है हमारा लिक्विड से गैस बनाना। किसकी एनर्जी ज्यादा है? आप बोलोगी कि मैम गैस की एनर्जी ज्यादा है, तो यानी कि लिक्विड ने कहीं ना कहीं से एनर्जी फिर से एक्सेप्ट की होगी, है ना, तब जाके गैस की एनर्जी हाई है, तो ये भी हमारा एंडोथर्मिक ही हो जाएगा। फिर है हमारा सॉलिड से गैस बनाना। ठीक है भाई, सॉलिड से हमने इधर गैस बना दिया। अगेन हम देख रहे हैं कि सॉलिड की एनर्जी उतनी ज्यादा तो होती नहीं है जितनी ज्यादा गैस की एनर्जी होती है, मतलब इसने बहुत सारी एनर्जी एक्सेप्ट की है। सो अगेन दिस इज एंडोथर्मिक, ये भी हमारा एंडोथर्मिक है। ओके, नाउ द लास्ट है हमारा गैस से लिक्विड बनाना। इसको देखते हैं, गैस से लिक्विड बनाना। इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? आप बोलोगे कि गैस की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आना, मतलब बाकी की जो बची हुई एनर्जी है उसने क्या कर दिया, बाकी की जो बची हुई एनर्जी है वो एनवायरमेंट में रिलीज हो गई। एनर्जी रिलीज हो जाना इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। गैस से लिक्विड बनते समय यहां पे भी हीट रिलीज हो रही है, तो जब यहां पे हीट रिलीज हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक्सोथर्मिक बन जाएगा। तो R इज एक्सोथर्मिक। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज R। R हमारा यहां पे एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये R जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक है। देखो इसको फटाफट से, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है अ सैंपल ऑफ CaCO3। ठीक है, अ सैंपल ऑफ CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3.01 into 10 raised to the power 23 ions of calcium 2 positive and carbonate 2 negative. The mass of sample is, यहां पे हमें मास कैलकुलेट करना है सैंपल का। क्या कैलकुलेट करना है हमको? यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है सैंपल का। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम मास? यस, एनी आइडिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम मास? तो उसके लिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। गिवन पार्टिकल है हमारे पास 3.01 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, एवोगैड्रो होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स। बट ये भी हमारा मोल आया है, ये भी हमारे पास मोल्स आया है, अभी हमारे पास मास नहीं आया। तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? दूसरा जो मोल्स का फॉर्मूला होता है दैट इज मास अपॉन मोलर मास।
मास अपॉन मोलर मास। हमारे पास मोल्स है, हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने मोलर मास कैलकुलेट करना सीखा है, CaCO3 यही है, हाँ CaCO3 40 प्लस 16 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 16 नहीं होता, नहीं 12 होता है, हाँ तो देखो 40 50 60 70 40 50 एंड 60, 60 प्लस 40 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा मास 100 हो जाएगा। सो 0.5 इज इक्वल टू मास अपॉन 100, तो यहां से हमारा जो मास आ जाएगा दैट विल बी 0.5 इंटू 100, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 50 ग्राम मास आ गया। कितना ग्राम आ गया हमारे पास, 50 ग्राम मास आ गया है, ठीक है 50 ग्राम मास आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पे हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज एलिमेंट विद वैलेंसी 1 आर, जिसकी वैलेंसी 1 है वो क्या होते हैं, ऑलवेज नॉन मेटल, ईदर मेटल और नॉन मेटल, ऑलवेज मेटलॉइड या फिर ऑलवेज मेटल। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने ले लिया सोडियम, ठीक है सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ये मेटल होता है। यहां पे मैंने ले लिया है क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ये नॉन मेटल होता है। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि जिसकी वैलेंसी 1 होगी वो स्पेसिफिकली मेटल ही होगा या फिर वो स्पेसिफिकली नॉन मेटल ही होगा, वो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं, ठीक है ईदर मेटल और नॉन मेटल। क्लियर है, या तो वो मेटल हो जाएगा या तो वो नॉन मेटल हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन इज अ फिजिकल चेंज, कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज है, मिक्सिंग BaSO4 प्लस NaCl, बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर, मिक्सिंग NH3 एंड HCl, एडिंग NaCl टू वाटर। इजी पीजी है ना, कौन सा इसमें से कैसा चेंज पूछा जा रहा है हमसे, यहाँ पे फिजिकल चेंज पूछा जा रहा है, बता दो जल्दी। फिजिकल चेंज, पानी में नमक डालना, अपने आप ही वो क्या हो जाता है, पानी में हमने नमक डाला डिसॉल्व हो गया है ना, फिर वापस से क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, बता दो जल्दी। फिजिकल चेंज क्या उसमें कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा या फिर कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एडिंग NaCl प्लस वाटर एक हमारे पास ऑप्शन है, मिक्सिंग NH3 एंड HCl, बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर एंड मिक्सिंग BaSO4 एंड NaCl। विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, एडिंग NaCl टू वाटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 है हमारा असर्शन, केस नहीं, गैसेस आर कंप्रेसिबल बट लिक्विड आर नॉट। गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल है लेकिन लिक्विड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ गैस एंड लिक्विड आर डिफरेंट। गैस का और लिक्विड का दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। क्या ये दोनों बात करेक्ट है, क्या ये दोनों बात करेक्ट है, यस बोथ इज ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन असर्शन, ठीक है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, तो यहां पे दोनों के दोनों ट्रू है। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज असर्शन यहां पे हमको दे रखा है, बोहर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। बोहर्स ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, रीजन है इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेशनरी इन दीज ऑर्बिट फॉर सम टाइम। क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी, जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में स्टेशनरी रहते हैं, रुके हुए रहते हैं कुछ टाइम के लिए। क्या ये बात करेक्ट है, यस जल्दी सोचो और बताओ क्या ये बात करेक्ट है। तो देखो बोहर ने स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में हमको बताया था, दैट इज ट्रू, ये हमारा एकदम ट्रू है, बट इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी इन दीज ऑर्बिट फॉर सम टाइम इज नॉट करेक्ट, ये हमारा फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
यहां पे हमारा असर्शन ट्रू है, बट रीजन कैसा है बेटा, एकदम गलत है, एकदम गलत. सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा यहां पे एकदम करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th. So question 7th is, the room temperature on Celsius scale is 25 degrees centigrade. Convert it into the two other scales of the measurement. इसको हमें दो अलग अलग स्केल्स में इसका टेम्परेचर बताना है. सो टेम्परेचर की टोटल 3 यूनिट हमने पढ़ी है. वन इज केल्विन, अनदर वन इज फ़ारेनहाइट एंड द वन इज सेल्सियस. ये 3 यूनिट होती है एंड द एसआई यूनिट इज केल्विन. ठीक है, केल्विन में अगर हमको कन्वर्ट करना होगा, केल्विन में अगर हमको कन्वर्ट करना होगा तो क्या हो जाता है, केल्विन इज इक्वल टू सी प्लस 273. ठीक है, तो केल्विन इज इक्वल टू 25 प्लस 273 कितना बन जाएगा, के इज इक्वल टू 298 केल्विन. कितना हो जाएगा हमारा, 298 केल्विन. ठीक है, अब बात करते हैं हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, 9/5 इंटू सी प्लस 32. सो एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी है हमारे पास ये 25 प्लस 32, 5 टाइम्स चला गया तो 9 5 जा 45 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 4 5 6 7 एंड 7. तो फ़ारेनहाइट आ गया हमारा 77. तीनों टेम्परेचर सेम है, सेल्सियस में 25, फ़ारेनहाइट में 77 एंड केल्विन में 298. ऑल 3 आर इक्वल बट इन डिफरेंट स्केल्स. ठीक है, सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे यहाँ पे इक्वल है. ओके, क्या इतना क्लियर है? फटाफट से 7th क्वेश्चन को देखो, फिर हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है यहां पे हमारा, डिस्क्राइब बोहर मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, यस, किस चीज के बारे में बताया था बोहर्स मॉडल ने, उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिसपे रिवॉल्व होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसपे रिवॉल्व होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है जिसके पास खुद का चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी रेडिएट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है उस वक्त. ठीक है, सो यहां पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट, और लिखेंगे यहां पे बोहर मॉडल डिस्क्राइब, बोहर्स मॉडल डिस्क्राइब दैट, क्या डिस्क्राइब किया था, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स आर revolving, electrons are revolving around a central, किसके सेंट्रल में रिवॉल्व कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के सेंट्रल में ये रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, अराउंड द सेंट्रल अ पॉजिटिवली चार्ज, अराउंड अ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, और इसी फिक्स सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट और एनर्जी शेल. पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी शेल. इसको हम ऑर्बिट कहते हैं या फिर एनर्जी शेल कहते हैं. सो इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट हैव अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट हैव फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, हैव फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी. इनके पास फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है एंड दे डू नॉट और एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड
they do not absorb or release एनर्जी, ना ही तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ना ही ये एनर्जी रिलीज करते हैं, अनलेस दे हैव टू जंप इन द हायर ऑर्बिट और द डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है। और इन्होंने इन शेल्स के, इन एनर्जी लेवल शेल्स के नाम क्या दिए थे? शेल्स रिप्रेजेंटेड एज KLMN और n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। सो क्वेश्चन 9th क्या है? स्टडी द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलो। A, B, C एंड D इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है। राइट द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ A, B, C एंड D। मास नंबर बताना है A, B, C एंड D का और एटॉमिक नंबर बताना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे मास नंबर? मास नंबर इधर ही कैलकुलेट कर ले, मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते थे हम, बता दो जरा सा। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन कितना है 3 एंड न्यूट्रॉन कितना है हमारे पास 7, I mean 4, 7 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा 17, 16 एंड 18। तो सबका हमने मास नंबर कैलकुलेट कर लिया, सबका हमने मास नंबर कैलकुलेट कर लिया। एटॉमिक नंबर के बारे में अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर के बारे में अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर तो जितना जिसके पास प्रोटॉन है, जितना जिसके पास प्रोटॉन है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए का एटॉमिक नंबर 3 है, बी का एटॉमिक नंबर 9 है, सी का एटॉमिक नंबर 8 है एंड डी का भी एटॉमिक नंबर 8 है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, राइट। नाउ व्हिच पार्टिकल रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ आइसोटोप्स? कौन इसमें से पेयर ऑफ आइसोटोप्स है? यस, तो सी एंड डी आर द पेयर ऑफ आइसोटोप्स। यही लग रहा है ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यस, C and D are pair of isotopes. C and D are the pair of isotopes. कौन से हो जाएंगे? वैसे तो ये 8O16 यानी 8O18 है, 8O16 and 8O18। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। क्या क्वेश्चन नंबर 9th आपको समझ में आया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th इज रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम बहुत पेशेंटली इसको रीड करेंगे, है ना, और आप सुनोगे। सो अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड in a liquid such as the water can be prepared by adding it slowly to the water with the constant stirring at a certain temperature. If the addition process is continued as a stage is ultimately reached in the dissolution process, ठीक है, ये solubility के बारे में बात चल रही है। When no more of the solid dissolve, rather it starts settling at the bottom of the container such as glass beaker, the solution at this stage is said to be a saturated. क्या होता है saturated? When no more solute can add in a given amount of solvent is called saturated, है ना। The solubility of a solute is always expressed with the respect to a saturated solution. It may be defined as the maximum amount of the solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a given temperature. Please remember that the role of temperature is very important, of course. ठीक है, if the temperature is increased, the solubility become unsaturated. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो किसी भी लिक्विड की जो सॉलिबिलिटी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ठीक है। इन केस द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड,
the solution become super saturated. As a result, the crust of the solute get deposited on the surface. What do you mean by the term solubility? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आप टर्म solubility से क्या समझते हैं? जल्दी, solubility का मतलब क्या होता है? solubility का मतलब क्या होता है? amount of solute dissolve in given amount of solvent, amount of solute dissolve in given amount of solvent at a specific temperature, is known as solubility. इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम solubility कहते हैं. ठीक है, कि कितना अमाउंट सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड solubility. ठीक, नाउ B इज B है यहां पे हमारे पास 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो हमें इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है. द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इज, कैसा हो जाएगा इसकी सॉल्युबिलिटी? यस, द सॉल्युबिलिटी एटलीस्ट 20 ग्राम पर 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना. 20 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? क्या इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है या फिर इसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी. क्या इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या फिर इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी? कैसे लिखेंगे? दी solubility is at least 20 gram per 500 gram of the solvent. ठीक है, यही हमें दिया गया है, बिकॉज यहां पे जो 20 ग्राम अमाउंट है ना, 20 ग्राम ऑफ अमाउंट दैट हैज ऑलरेडी डिसॉल्व, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज ऑलरेडी डिसॉल्व्ड. ये 500 ग्राम सॉल्वेंट में ऑलरेडी 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व है. तो यहां से सॉल्युबिलिटी क्या डिफाइन करेंगे? Solubility is defined as the maximum amount of substance that can be dissolved. ठीक है, solubility is defined as maximum amount of solute, maximum amount of solute can be dissolved in a given temperature. ठीक है, maximum amount of solute can be dissolved in a solvent at a specific temperature, in a solvent at a specific temperature. ठीक है, अगर इसमें 20 ग्राम has dissolved, then the solubility must be greater than or equal to the 20 gram. Since 20 gram is dissolved, then the solubility या तो 20 के बराबर ही होगी या फिर 20 से ज्यादा होगी, उससे कम तो नहीं होगी, है ना. Since 20 gram is dissolved, then the solubility must be greater than or equal to 20 gram. Greater than or equal to
20 ग्राम, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल हो जाएगा 20 ग्राम के। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? ग्रेटर होगा या फिर इक्वल हो जाएगा 20 ग्राम के। सो हमने यहां पे बी वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब हमारा अनसैचुरेटेड बन जाता है? यस, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन become unsaturated when we increase temperature, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, when we increase temperature, तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ इसका और वाला पार्ट हम देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in given amount of solvent। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, उससे हम किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 100 ml ऑफ वाटर, उसमें 50 ग्राम सॉल्यूट ऐड है, उसमें 80 ग्राम सॉल्यूट ऐड है, तो जितना ज्यादा ऐड होगा उतना कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इससे हमको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चलता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो यहाँ पे हमारा आज का ये जो लेक्चर है वो हम करेंगे समाप्त। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में प्रैक्टिस की है, ऐसे ही और सारे ढेर सारे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप भी प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी को रीड करिए, जितना पढ़ा दिया है उसको बार बार आप लोग रिवाइज करिए। ओके, मिलते हैं अब अपने हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।